हाय, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स हैं। ये बाइलिंगुअल सेशन है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में सेशन देखना तो आप देख सकते हैं हम सेशंस को। जो भी विद्या गुरु पे अपलोड होने वाले सेशंस हैं उनमें ज्यादातर सेशंस इंग्लिश मीडियम में और बाइलिंगुअल मीडियम में डालते हैं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज you can switch to the session in English medium. That English medium session is primarily for our South Indian students from Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Hyderabad, Chennai. So I was saying that session is primarily for our South Indian students, the session which will be completely in English. And that session is for our Northeast students as well. I'll start the session. अब bilingual medium का मतलब समझिए, हिंदी का इस्तेमाल काफी किया जाएगा। क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा, एक्सप्लेन मैं हिंदी में करती रहूंगी ताकि आम बोलचाल की जो हम लोगों की भाषा है वो काफी बच्चों को हेल्प कर पाएगी। मैं स्टार्ट कर रही हूं। अगर आपको सेशन समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। इतना मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों से कि अगर इतनी मेहनत मैं करके आई हूं तो आप लाइक का बटन तो दबा ही दोगे। शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में जो बेल आइकॉन आता है उसे भी प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा अगर आप बेल आइकॉन दबा करके विद्या गुरु के चैनल को सब्सक्राइब करते हो। क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए सारी बातें छोड़ के क्वेश्चन सुनने पड़ेंगे। तो आपको लास्ट तक क्वेश्चन सुनने हैं सारे के सारे और आपको ये खुद पता लगाना है कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप पहले तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद से कितने क्वेश्चंस आते थे और ये भी बताइएगा कि कितने इंपॉर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चंस आपको। स्टार्ट कर रही हूं मैं। पहला क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे मैन बुकर प्राइज के बारे में। तो मैन बुकर प्राइज क्या है? डगलस स्टुअर्ट डगलस स्टुअर्ट एक राइटर हैं और वो जो राइटर हैं बेसिकली वो स्कॉटिश अमेरिकन राइटर हैं। जो डगलस स्टुअर्ट है वो मैंने बताया वो स्कॉटिश अमेरिकन राइटर हैं। इसका मतलब दो देशों की नेशनैलिटी वाले डगलस स्टुअर्ट ने एक नॉवल लिखी, एक किताब लिखी। तो हम कह रहे हैं वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसका नाम है शगी बेन। शगी बेन अब आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा है, आप पढ़ पाओगे स्पेलिंग्स भी। तो शगी बेन के लिए मिला है मैन बुकर प्राइज डगलस स्टुअर्ट को। इंपॉर्टेंट बात ये थी नाम, नॉवल का नाम। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि प्राइज मनी जो होती है मैन बुकर प्राइज के अंदर वो 50,000 पाउंड होता है। 50,000 पाउंड जो है वो प्राइज मनी होती है मैन बुकर प्राइज की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब सिर्फ हम बिहार के चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे और डेप्यूटी की बात करेंगे और उनकी पार्टीज की बात करेंगे। तो आपको बता दूं, बिहार के चीफ मिनिस्टर अगर नीतीश कुमार मैं आपको बोल रही हूं तो ये 7वीं बार, बहुत बड़ी बात है। आप खुद तो सोचो 5 साल का टेन्योर होता है तो मैं कह रही हूं कि 7वीं बार बने हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड के हैं। आपने बहुत बार सुना होगा जेडीयू, ये वही है जनता दल यूनाइटेड जिसके मैंने बताया जिससे नीतीश कुमार हैं जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं 7वीं बार और डेप्यूटी सीएम इस बार 2 बनाए गए हैं। बीजेपी के हैं ये दोनों, भारतीय जनता पार्टी के। एक तारकिशोर प्रसाद हैं और एक रेणु देवी हैं। तो आपको बता दूं रेणु देवी जो है बिहार की पहली महिला डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी हैं। दोबारा बता रही हूं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ये दोनों ही डेप्यूटी सीएम बनाए गए हैं। और रेणु देवी में अलग बात मैंने आपको क्या बताई, अलग बात यह है कि ये पहली बार कोई महिला जो है वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाई गई है बिहार की। ये बीजेपी की है। अगला क्वेश्चन, एक मिनिस्ट्री का नाम बदला गया है। मिनिस्ट्री का नाम जो है वो बदला गया है। शिपिंग मिनिस्ट्री को रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद पता लगा पा रहे हो कि अगर आपने मैन बुकर प्राइज पढ़ा, जितनी सिग्निफिकेंस उस क्वेश्चन की है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर क्वेश्चन देखूं तो इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस भी उतनी है। तो मैंने कहा शिपिंग मिनिस्ट्री का नाम बदल के इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैंडल कर रहे हैं
हैंडल कर रहे हैं इस मिनिस्ट्री को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, उनका नाम है मनसुख मांडविया। तो मनसुख मांडविया हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खुद पता लगाइए और सोचिए कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम किया जा सकता है, क्या इसके ऊपर पूरा वीडियो देखने से बेनिफिट होता, एक ही पॉइंट पकड़ लेती और सारे के सारे पूरा वीडियो ही इसी में बिता देती। इंपॉर्टेंट बात निकाल ली मैंने, सारी की सारी कहानी में से आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूं, आप बस ध्यान देना कि C-49 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV लॉन्च व्हीकल जो है वो C-49, उस C-49 से, उस C-49 से इसरो ने लॉन्च किया है EOS, दैट मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। तो आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, किससे किया है, तो PSLV C-49 से किया है, और कहां से लॉन्च किया है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब फिर बात करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। यहां पे ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपने नाम सुन लिया कि ट्रंप लड़ रहे थे, दोबारा जीत के नहीं आ पाए, तो हम कह रहे हैं सिर्फ कि जो बाइडेन है, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। यहां पर अगर आप पूरा नाम जानना चाहो, क्योंकि उनको वैसे ज्यादातर जो बाइडेन ही कह के बुलाया जा रहा है, तो अगर आप पूरा नाम जानना चाहो तो जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, ऐसा कह के उनका पूरा नाम है, और ये यूएस के 46th प्रेसिडेंट बने हैं। अब अगर बात करें कमला देवी हैरिस की, कमला देवी हैरिस, अब आप नाम से थोड़ा पता चला लोगे, कमला देवी बोल दिया मैंने, आप समझ जाओगे, चाहे वो उसको कैसे भी प्रोनाउंस करें, हमारे लिए वो कमला देवी हैं। तो कमला देवी हैरिस, ओरिजिन है इंडिया वाला। अब इनमें बहुत सारे फर्स्ट लगने वाले हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, कि पहले तो ये फर्स्ट वुमन है जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, हम कह रहे हैं यूएसए की, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अब ब्लैक का मतलब है, यहां पर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो फीमेल है, हमने कहा था, तो मैंने फर्स्ट ब्लैक भी कहा, फर्स्ट ब्लैक को मैं कह रही हूं अफ्रीकन अमेरिकन, फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन, मतलब फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो क्या बनी है, वाइस प्रेसिडेंट बनी है। हम ये कमला हैरिस की बात कर रहे हैं, कमला देवी हैरिस की बात कर रहे हैं। उसके बाद जब मैं और ऐड करूं तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट साउथ एशियन, फर्स्ट साउथ एशियन कमला हैरिस को ये भी कहा जा रहा है कि कितने सारे फर्स्ट हैं, फर्स्ट ब्लैक, फर्स्ट एशियन अमेरिकन, फर्स्ट साउथ एशियन। तो ये कमला हैरिस के साथ, और फर्स्ट वुमन तो आपको वैसे भी नहीं भूलना है, फर्स्ट वुमन टू बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कमला देवी हैरिस। और आपको बता दूं कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो बनेंगी अमेरिका की, वो 49th वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि जैसे 46वें प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, तो 49वीं 49th वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी कमला देवी हैरिस, और ये डेमोक्रेट्स हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अब बात करते हैं लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। तो लुहरी स्टेज 1 एक्चुअल में आपको जो सुनने में आएगा कि हिमाचल प्रदेश में ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आ रहा है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, तो ये इसका नाम क्या है, लुहरी स्टेज 1। और किस तरह का प्रोजेक्ट आपको बताया मैंने, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो जो नेशनल एजुकेशन डे है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करते हुए उनके बर्थडे पर मनाया जाता है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, इसीलिए इनको याद करते हुए, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले, तो इन्हें याद करते हुए, इनको कमेमोरेट करते हुए 11 नवंबर को इनका बर्थडे मनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे की तरह। अगला क्वेश्चन जो है, अगला पॉइंट जो है वो भी डे से ही रिलेटेड है, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि वर्ल्ड डायबिटीज डे। वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर वर्ल्ड निमोनिया डे की बात करूं तो वो 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। डायबिटीज डे 14 नवंबर
और निमोनिया डे 12 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 2020 की मालाबार एक्सरसाइज है। अब मालाबार पहले तो आपको बताऊं ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। मल्टीलैटरल का मतलब इसमें दो देश नहीं थे, क्योंकि ये बायलैटरल और ट्राइलैटरल नहीं है, और जब ये बाय और ट्राई को क्रॉस कर गई इसका मतलब इसमें 2, 3 नहीं, उससे भी ज्यादा देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जब हम बात कर रहे हैं मालाबार एक्सरसाइज की, और जब हम इसे मल्टीलैटरल भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 देशों से 3 देशों से ज्यादा की बात करने वाले हैं। बे ऑफ बंगाल में ये इसका वेन्यू था जब ये एक्सरसाइज हुई, तो मालाबार एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल बोल दिया तो समझ जाइए नेवल एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज की बात हो रही है। बे ऑफ बंगाल में इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी ही आया है, आपको बता दूं। इंडिया, यूएसए, जापान थे, अब मैं कह रही हूं कि अब ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है। तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मालाबार एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल पर। अगला क्वेश्चन, अब ड्रीम 11 आईपीएल की बात करते हैं। ड्रीम 11 आईपीएल की बात करते हैं। आईपीएल सबने देखा होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत बहुत टाइम लगाते हो, आईपीएल देखते हो अच्छे से। तो अगर आप आईपीएल देखते हो तो ड्रीम 11 आईपीएल 2020 की जब हम बात कर रहे हैं, एक एक करके जरा कंक्लूड कैसे किया था। अगर आप में से बहुतों को पता है, बहुत अच्छी बात है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। विनर जो है वो मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके मुंबई इंडियंस जो है रोहित शर्मा की, मुंबई इंडियंस आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो रोहित शर्मा उसके कैप्टन, मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीते थे। इसका मतलब रनर अप कौन हो गया? कई बार रनर अप्स भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको बता दूं रनर अप दिल्ली कैपिटल्स रहा था। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो जोफ्रा आर्चर, हम कह रहे हैं जोफ्रा आर्चर जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, प्लेयर ऑफ जो सीरीज है, ऐसा समझ के चलिएगा कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, तो हम लगभग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो जोफ्रा आर्चर की बात हम कर रहे हैं। अब ऑरेंज कैप जो है, जैसे ऑरेंज कैप केएल राहुल को मिली, तो ऑरेंज कैप का मतलब हम यहां पर लगभग मैक्सिमम रन्स जो बनाए थे, मैक्सिमम रन जो है वो केएल राहुल ने बनाए थे, इसके लिए उनको ऑरेंज कैप मिली। तो इस तरह से पर्पल कैप भी मिली। पर्पल कैप मैक्सिमम विकेट्स लेने के लिए मिली। तो मैक्सिमम विकेट्स लेने के लिए जो पर्पल कैप मिली वो मिली काजिसो रबादा को मिली पर्पल कैप। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम फिर से बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं T20 चैलेंज, थर्ड वुमेन T20 चैलेंज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? थर्ड वुमेन T20 चैलेंज के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो जो विनर है आईपीएल का, वो विनर आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स, यहां पर पहले ध्यान दीजिए, थर्ड वुमेन T20 चैलेंज। और फिर मैं जब बात कर रही हूं कि विमेन की, तो विनर की, तो विनर में ये देखिए कि आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स जो थे, यहां पर आपको स्मृति मंडाना ट्रेल ब्लेजर्स लिखा हुआ मिलेगा हर जगह पे, आप देख लेना। आप ट्रेल ब्लेजर्स टाइप करोगे तो स्मृति मंडाना ट्रेल ब्लेजर्स, इसका मतलब स्मृति मंडाना जो है वो ट्रेल ब्लेजर्स की कैप्टन। हराया किसको है? आईपीएल ट्रेल ब्लेजर्स ने सुपरनोवाज को हराया। आईपीएल सुपरनोवाज को हराया। रनर अप टीम कौन रही? सुपरनोवाज रही। ट्रेल ब्लेजर्स जीत गए सुपरनोवा को हरा करके। स्मृति मंडाना ट्रेल ब्लेजर्स की कैप्टन और प्लेयर ऑफ द सीरीज राधा यादव। मैक्सिमम रन जो थे वो चमारी आटापट्टू को, और मैक्सिमम विकेट्स जो थे वो राधा यादव को ही मिले। तो वैसे भी प्लेयर ऑफ द सीरीज राधा यादव और मैक्सिमम विकेट्स भी राधा यादव, आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आई एम नो मिसाया सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। आपको बता दूं टाइटल भी अच्छा रखा, क्योंकि उन्होंने कितनी हेल्प की थी डिफिकल्ट टाइम के अंदर, तो ऐसा टाइटल उसको सोच के रखा गया है कि आई एम नो मसाया सोच के ही उन्होंने रखा होगा मतलब। तो ऑटोबायोग्राफी है एक्चुअल में सोनू सूद की, याद रखिएगा। और किताब जब बात करें, हाउ टू बी अ राइटर, रस्किन बॉन्ड की किताब है ये। यही इंजॉय करते हैं राइटर जैसे हैं, और कितना कैजुअली इतना अच्छा लिख लेते हैं, कितना आराम से इतना अच्छा लिख लेते हैं। तो रस्किन बॉन्ड की किताब हाउ टू बी अ राइटर, ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। और बॉस्कियाना जो है वो गुलजार की किताब है, जो गुलजार को जो है वो बेसिकली डेडिकेट की गई है। एक्चुअल में वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं,
तो बॉस्कियाना जो है वो एक बुक है जो गुलजार साहब को डेडिकेट की गई। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसके बारे में है। तो बॉस्कियाना गुलजार साहब को डेडिकेट की गई। हाउ टू बी राइटर रस्किन बॉन्ड, आई एम नो मसाया सोनू सूद। मुझे लगता है आसान किताबें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, राइटर ऑफ योर बेस्ट डे इज टुडे। अब अनुपम खेर की बात करते हैं कि कुछ कुछ किताबें इन्होंने भी लिखी हुई हैं कि योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे, ये अनुपम खेर की किताब है। आप खुद ही बेस्ट हैं, आप खुद ही बेस्ट हैं, ये भी उन्हीं की किताब है। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। तो कॉन्फिडेंस वाली बात की जा रही है। और अगर बात करें ऑटोबायोग्राफी जो है वो उनकी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये तीनों किताबें जो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं ये अनुपम खेर की किताबें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, पीएम ऑफ लग्जमबर्ग, आपने ना लग्जमबर्ग का नाम बहुत सुना नहीं होगा, मुझसे भी नहीं सुना होगा, वैसे भी आप बहुत ज्यादा लग्जमबर्ग के बारे में ऐसा नहीं पढ़ते होंगे कि हम कोई एमओयू साइन करते नजर आ रहे हैं या हम कोई ट्रीटी साइन करते हुए नजर आए, क्योंकि अब आप जब पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा, पढ़ने में आएगा कि पहला स्टैंड अलोन समिट लास्ट 2 डेकेड्स में, पहला स्टैंड अलोन समिट 2 डेकेड्स का मतलब समझिए ना कि 20 साल की बात हम कर रहे हैं कि एक स्टैंड अलोन समिट पहली बार तो हम ऐसा कर रहे हैं लग्जमबर्ग के साथ। तो प्रधानमंत्री हमारे देश के और प्रधानमंत्री लग्जमबर्ग के, तो हमारे आप जानते हैं लग्जमबर्ग के बात हम कर लेते हैं। तो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री ज़ेवियर बेटे हैं, ज़ेवियर बेटे जो है वो लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ पहली बार लग्जमबर्ग का इंडिया का स्टैंड अलोन समिट हुआ लास्ट 2 डेकेड्स में। तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना कितना आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने लग्जमबर्ग के बारे में जब कुछ सुना ही नहीं है तो सीधी बात है आप ऐसी चीज पे ध्यान दोगे ही नहीं, बट हैपनिंग वेरी ओकेजनली और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए अब एमओयू साइन किए, किस किस बारे में एमओयू साइन किए जरा ये सुनिए और पढ़िए जरा। इंडिया आईएनएक्स, अब ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, इसने और लग्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज में एमओयू साइन हुआ है। किस पे है वो भी बात करते हैं, पहले वो 2 पॉइंट्स पढ़िए जिसमें एसबीआई और लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में भी एमओयू साइन किया। 3 साइन हुए तो 2 तो ये रहे जो मैंने ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद किस पे है, कॉर्पोरेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, कॉर्पोरेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, ईएसजी। अब ईएसजी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहां पर ईएसजी का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, इसलिए और ध्यान से सुनिएगा। ईएसजी की बात जब हम कर रहे हैं तो हम देखिए ईएसजी कंपनीज जब हम बोलते हैं तो इनमें पैसा लगाने में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंटल नॉर्म ज्यादा फॉलो कर लेती हैं, अच्छे से फॉलो कर लेती हैं, तो उनमें इंटरेस्ट भी लोगों का ज्यादा होता है, ऑर्गेनाइजेशंस का ज्यादा होता है व्हाइल इन्वेस्टिंग मनी इन सच सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए फिर इसके बाद जब हम बात कर रहे थे ईएसजी की तो मैंने क्या कहा था, ईएसजी का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है। ईएसजी क्या है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ये ईएसजी का फुल फॉर्म है। और जब हम बात कर रहे थे कि किस तरह का कॉर्पोरेशन है, किस तरह के कॉर्पोरेशन पे एमओयू साइन किए हैं, तो मैंने बताया कॉर्पोरेशन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, ईएसजी पर एंड ग्रीन फाइनेंस पे साइन किए हैं एमओयूज इंडिया और लग्जमबर्ग ने। ऐसा हम कंट्रीज पे कहेंगे, लेकिन पहले आपको क्या बताया था कि इंडिया आईएनएक्स ने लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ, इसके बाद एसबीआई ने लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ। जब बात करते हैं तीसरे एमओयू के तो एमओयू की तो इन्वेस्ट इंडिया ने लक्स इनोवेशन जो है, अब लग्जमबर्ग की बात हो रही है तो हम कह रहे हैं अब ये लक्स वो नहीं लक्स है जो आप सोच रहे हो, इन्वेस्ट इंडिया एंड लक्स इनोवेशन जो है इन्होंने बिजनेस कॉर्पोरेशन और, अब बिजनेस कॉर्पोरेशन 2 नेशंस की बात हो रही है, दोनों में बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके फैसिलिटेशन की बात हो रही है दोनों नेशंस के बीच में। ये एमओयू साइन किए इंडिया और लग्जमबर्ग ने। अब जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें हम इंडिया और इटली के प्रधानमंत्री के बीच में हुआ वर्चुअल समिट उसको रेफर करेंगे। तो अब इंडिया के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री के बीच में वर्चुअल समिट था। इंडिया के प्रधानमंत्री आप जानते हो, इटली के प्रधानमंत्री जोसेफ कॉन्टे हैं। तो जोसेफ कॉन्टे जो है वो इटली के प्रधानमंत्री जिनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ 2020 वाला वर्चुअल समिट हुआ।
जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को चेयर करेंगे, शेयर करेंगे हम कह रहे हैं, तो को चेयर किसके साथ करेंगे? पहले तो प्रधानमंत्री वियतनाम के, इनके साथ हमारे प्रधानमंत्री को चेयर करेंगे कौन से समिट को? वो इंडिया आसियान समिट को ये दोनों चेयर करने वाले हैं एक साथ। तो जब बात करें वियतनाम के प्रधानमंत्री की, क्योंकि वो को चेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन सुन के पता लगा पा रहे हो क्या कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? कि अगर हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग तो वो रेयरली हुआ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर इटली के प्रधानमंत्री जो है जोसेफ कॉन्टे, कभी भी नाम पूछ लिया जाएगा किसी भी एग्जाम में, बार बार बोलने का पर्पस सुनिए, याद कराना पर्पस है। जब बात कर रही हूं गुयेन शुआन फुक की, तो मैं कह रही हूं गुयेन शुआन फुक जो है ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ हमारे प्रधानमंत्री इंडिया आसियान समिट को चेयर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया ने लॉन्च किया है 5वां स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, INS वागीर इसका नाम है। आपको बता दूं वजीर नहीं है ये और वजीर भी नहीं है ये, वागीर ही है। तो INS इंडिया जो है, इंडिया ने 5वीं स्कॉर्पियन क्लास, अब स्कॉर्पियन क्लास की जब मैं बात करती हूं ना, तो अगर एग्जाम में स्कॉर्पियन क्लास को ये लिखा हुआ आ जाए कि 5वीं कलवारी क्लास सबमरीन कौन सी है, तो भी आंसर INS वागीर ही होने वाला है। अब आप कहोगे कलवारी कहां से आ गया? एक्चुअल में 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स हैं, 6 कलवारी क्लास स्कॉर्पियन क्लास जो है, 6 कलवारी क्लास जो है सबमरीन्स है। तो जब हम बात करते हैं ना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स की, तो उसमें कलवारी जो है वो पहली थी। ऐसा होता है ना कि जब पहली स्कॉर्पियन जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन लॉन्च की गई तो पूरी क्लास को भी उसी के नाम से अलॉट करके ऐसे ही बुलाया जा सकता है और बुलाया जाता है कितनी बार। इसीलिए मैंने कहा कि अगर एग्जाम में आ जाए कि इंडिया ने लॉन्च किया है 5वें नंबर का स्कॉर्पियन क्लास, तो है वागीर है। और मैं कह रही हूं अगर इंडिया ने लॉन्च किया है 5वां कलवारी क्लास सबमरीन, तो भी आंसर INS वागीर ही आएगा। तो INS कलवारी वॉज द फर्स्ट ऑफ द 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, ये 5वें नंबर का लॉन्च किया है। ये मैं बता रही हूं टोटल 6 हैं और हम कह रहे हैं ये 5वें नंबर की अभी लॉन्च की गई है। तो डेवलप किसने किया है, किसके साथ मिलकर इंडिया इसको डेवलप करता है? फ्रांस के साथ। तो ये आप याद रखना, कलवारी फ्रांस के साथ मिलकर इंडिया डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा व्हाट्सएप पे की बात आप न्यूज में पक्का सुन रहे होंगे क्योंकि सारे ही व्हाट्सएप यूज करते हो, तो व्हाट्सएप में आने वाली जो भी बातें होती हैं उनमें आपको इंटरेस्ट भी बहुत आता होगा। तो अब बात कर दूं, आपको बता दूं कि पूरे तरीके से जो परमिशन दिया है व्हाट्सएप को पे करने का, ग्रेडेड मैनर में चलाएंगे। वैसे आपको बताऊं तो व्हाट्सएप जो है उसको व्हाट्सएप पे उसको NPCI का नॉड मिल गया है, हामी मिल गई है, सहमति मिल गई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। ये क्या चला पाएंगे? व्हाट्सएप पे चला पाएंगे। UPI के थ्रू व्हाट्सएप पे जो है उसको नॉड मिल गई है NPCI की। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और NPCI रिटेल पेमेंट्स को जो है वो देखता है। NPCI जो कैप कर रहा है UPI ट्रांजैक्शन ऑन थर्ड पार्टी एप्स जो है वो उसको 30% पे कैप कर रहा है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? व्हाट्सएप का पे, व्हाट्सएप पे मतलब और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे चलेगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं। पैकेज के बारे में थोड़ा आपको मैं पहले बता भी चुकी हूं, दोबारा फिर बात करते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं कि दोबारा जब पैकेज अनाउंस कर रहे हैं या उसके में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐड कर रहे हैं तो वो क्या क्या बोल रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर 3.0 की बात हो रही है, 1.0 2.0 नहीं बोल रही हूं अभी मैं, 3.0 का मतलब समझिए ना, जब ऐसी बात की जाती है तो थर्ड एडिशन की बात की जा रही होती है। क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि कोई मूवी आ रही है या कुछ ऐसा 3.0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है? तो ये थर्ड एडिशन की बात हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत थर्ड फेज, थर्ड एडिशन, थर्ड स्टेज में अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि जो वैल्यू है आत्मनिर्भर भारत की 2.65 लाख करोड़ जो है हम कह रहे हैं, उसमें कह रहे हैं टोटल जो स्टिमुलस पैकेज है RBI का और गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस पैकेज है वो 29.87 लाख करोड़ है।
जो 29.87 लाख करोड़ है एक्चुअल में वो हमारे देश की, भारत की जीडीपी का 15% हो जाता है। लगभग 30 लाख करोड़ जो दे रहे हैं ये 29.87 लाख करोड़ जो है, जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, वो कह रहे हैं वो हमारी जीडीपी का 15% है। टोटल स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट का है उसमें वो 9% ऑफ जीडीपी है। ये आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको बता दूं। अब आप यहाँ पे ये तो आप सोच ही नहीं सकते हो कि ये सिर्फ बैंक के पेपर में आने वाला है कि मैम आपने एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ा दिया। किसी हाल नहीं है, गलत फहमी में मत रहिएगा। आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो आप खुद देख लेना, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन जो मैं पढ़ाती हूँ, मैं सारे एग्जाम्स को दिमाग में रख के पढ़ाती हूँ। मेरे दिमाग में कभी सिर्फ बैंक, सिर्फ एसएससी, सिर्फ सीडीएस नहीं होता है, बजाय उसके मेरे दिमाग में सारे एग्जाम्स होते हैं कि इनमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। तो आपको याद क्या रखना है, मैं फिर पढ़ देती हूं। 2.65 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 इसका वैल्यू है। उसके बाद मैं कह रही हूं जो स्टिमुलस पैकेज है पूरा जो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आरबीआई और गवर्नमेंट का मिला के वो 29.87 लाख करोड़ है। ये हमारी जीडीपी का, तो सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसका 15% हो जाता है। और जो टोटल स्टिमुलस पैकेज है, टोटल स्टिमुलस पैकेज जो गवर्नमेंट का है वो 9% हमारी जीडीपी का है। इसमें सिर्फ 9% जो है वो जीडीपी का, वो गवर्नमेंट का है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट इसी के ऊपर आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जब हम इन्हीं की बात आगे कंटिन्यू करते जाते हैं पैकेज की, तो अब इसमें हम आगे बढ़ा के ढेर सारी बातें करने वाले हैं। अब आप और ध्यान से देखना क्योंकि अब और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा सेशन। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, पहले तो ECLGS का फुल फॉर्म भी पेपर में आ सकता है। ECLGS का फुल फॉर्म पेपर में आ सकता है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है तो लोन देने की बात हो रही है, फिर से लोन देने की बात हो रही है। इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक इसकी डेट कर दी गई है। और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो लॉन्च किया गया है वो अभी वाली जिसकी बात हम कर रहे हैं 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए। 26, देखिए बहुत सारे सेक्टर्स को लोन देना है सपोज, लेकिन कुछ 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, मतलब हम कह रहे हैं जो बैडली अफेक्टेड हैं, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम उनकी बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं उनकी बात अगर करें 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर्स की, उनके लिए ये वैलिड है 31 मार्च 2021 तक। लेकिन यहां पर ना जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर ये पढ़िए, पहले मैं जो बात कर रही थी वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0 की बात कर रही थी। अभी जो मैं बात कर रही हूं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0 की बात कर रही हूं। डेट जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूं वो 31 मार्च 2021 ही है, लेकिन 1.0 में क्या कहा गया, 2.0 में क्या कहा गया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो स्कीम है और किसके लिए क्या बात हुई। पहले जब बात हो रही थी तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी, लेकिन 2.0 में इन्होंने 26 स्ट्रेस्ड एसेट्स के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए ये कहा है कि इनके लिए 31 मार्च 2021 तक इसकी डेडलाइन कर दी गई है, ये वैलिड रहेगा तब तक। मॉरेटोरियम जो है वो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के ऊपर। अच्छा, मॉरेटोरियम आप बहुत सुनते हो ना, आसान भाषा में मॉरेटोरियम क्या होता है जरा आप मेरे को लिख के बताना, अपनी आसान भाषा, आपकी मैं भी पढ़ूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर इस बार। तो हम बात करते हैं जब मॉरेटोरियम की, तो कोई लॉ होता है जिसको थोड़े टाइम के लिए हम हटा देते हैं। कोई ऐसी चीज, मतलब मॉरेटोरियम का मतलब क्या है, कोई लॉ है जिसको हमने हटा दिया कुछ टाइम के लिए, सस्पेंड कर दिया है, वो मॉरेटोरियम होता है। तो मॉरेटोरियम जो है 2.0 का प्रिंसिपल पर 1 साल के लिए, और रीपेमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 साल का विंडो जो है 2.0 में दिया गया है। 2.0 कौन सा 2.0, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में रीपेमेंट पे 5 साल का विंडो, और मैं कह रही हूं मॉरेटोरियम है तो मॉरेटोरियम की बात कर रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 1 ईयर ऑन प्रिंसिपल जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की बात करते हैं। अब जो रोजगार योजना है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो है 1 अक्टूबर 2020 से, हाल फिलहाल मतलब से 30 जून 2021 तक इसे जो है प्रैक्टिस में लाया जाएगा।
जब बात करते हो आप नीचे वाले इस पैराग्राफ की, जिसको पढ़ो, जिसमें क्या लिखा है और ध्यान से देखो कि इफ ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स टेकन न्यू एम्प्लॉइज विद ईपीएफओ नंबर्स और दोज हु लॉस्ट जॉब्स अर्लियर, द योजना विल बेनिफिट दीज एम्प्लॉइज, द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। ईपीएफओ रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, ईपीएफओ रजिस्टर्ड कोई कंपनी है, उसके पास एम्प्लॉइज हैं, लेकिन उन्होंने नए एम्प्लॉइज हायर किए थे और उनके पास ईपीएफओ का नंबर नहीं है, उनके पास ईपीएफओ का नंबर नहीं था, या फिर उनकी नौकरी चली गई, मतलब लॉस्ट जॉब्स अर्लियर। तो हम कह रहे हैं कि योजना जो है उनको भी बेनिफिट करेगी, उन एम्प्लॉइज को ये बेनिफिट करेगी योजना। और जो स्कीम है ये कब से इफेक्ट में आएगी? 1 अक्टूबर 2020 से कब तक? 30 जून 2021 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर 10 चैंपियन सेक्टर्स वर्थ। अच्छा, कुछ तो ऐसे सेक्टर्स होंगे ना जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, तो अच्छा परफॉर्म करने वाले चैंपियन सेक्टर्स, 10 चैंपियन सेक्टर्स, तो हम कह रहे हैं उनके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, तो इंसेंटिव मिल रहा है ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है। देखो 1.46 लाख करोड़ उन 10 चैंपियन सेक्टर्स को, और एडिशनल आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, खर्चा जो है, एडिशनल आउटले फॉर पीएम आवास योजना के लिए अर्बन एरियाज की बात हो रही है, यहाँ पे रूरल एरियाज की बात नहीं हो रही है। इसमें 18,000 करोड़ जो है वो एक्स्ट्रा खर्च करने की बात की जा रही है, मतलब 18,000 खर्च करने की बात की जा रही है। ओवर एंड अबव 8,000 करोड़ आईटी रिलीफ। अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इनकम टैक्स रिलीफ की बात हो रही है, क्योंकि ये सरकार की बात हो रही है ना, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स रिलीफ स्कीम जो है ऑन सेल रेजिडेंशियल यूनिट्स, घर ले रहे हैं, घर बेच रहे हैं, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग, तो वो आईटी रिलीफ जो है स्कीम के तहत 2 करोड़ तक का रेजिडेंशियल यूनिट्स के सेल पर, जिसका वैलिडिटी रहेगा 30 जून 2021 का। सब याद रखना पड़ेगा, शायद बोरिंग भी लगेगा, लेकिन आपको खुद समझ में आएगा कि है कितना इंपॉर्टेंट। क्या आप इसमें से आधा पॉइंट भी मिस कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, आप देख लेना खुद, आपको पता है, मुझे पता है, आप लोग इतने मैच्योर हो, आपको ये बात जरूर समझ में आएगी। फर्टिलाइजर्स सब्सिडी स्कीम वर्थ, अब फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा होने लगा है, तो गवर्नमेंट को इसके अंदर भी कुछ डालने की जरूरत लग रही है। तो फर्टिलाइजर्स का जो सब्सिडी स्कीम है उसका वैल्यू 65,000 करोड़ बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, एडिशनल आउटले। अब फिर से एडिशनल खर्चे की बात हो रही है, किस लिए किस पे? तो पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना है, जो स्कीम है वो रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है। रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, गांवों के अंदर लोगों को नौकरियां देंगे, गांव के अंदर लोगों को रोजगार देंगे और उनसे उनकी आजीविका के स्रोत बढ़ेंगे। ये समझिए, ये बात हम रूरल की कर रहे हैं, रूरल एरिया की कर रहे हैं, और इस जो स्कीम को हम कह रहे हैं वो पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना है। और ये गरीब कल्याण रोजगार योजना रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। 10,000 करोड़ का एडिशनल एक्सपेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंडिचर है। बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सेक्टर, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इनको कैसे मोटिवेट किया जाएगा, कैसे बूस्ट किया जाएगा। तो 3,000 करोड़ जो है इसके ऊपर भी खर्चा किया जाएगा थ्रू असिस्टेंस गिवन बाय इंडिया टू डेवलपिंग कंट्रीज अंडर इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम। असिस्टेंस दिया, अच्छा इसको ऐसे समझिए कि भारत खुद भी डेवलपिंग कंट्री है ना। अब आप जब नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि इंडिया कैसे डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प कर सकता है। तो और भी नेशंस हैं जो हमसे बहुत छोटे होंगे शायद, या ऐसे होंगे जिनको हमारी मदद की जरूरत होगी, तो हम उनको मदद कर रहे हैं। इसीलिए दोबारा पढ़िए, असिस्ट कर रहा है इंडिया डेवलपिंग नेशंस को अंडर आइडियाज स्कीम। और यहां पर हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, ये तो सोचिए, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो आप तो किसी और कंट्री के साथ करोगे ना। पहले आप फर्स्ट पॉइंट पढ़िए ना कि बूस्ट क्या करना है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट जो है, जिसको 3,000 करोड़ हम कह रहे हैं एलोकेट करने की बात हम कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है ना। तो एक्सपोर्ट किसी और देश के साथ करेंगे ना, तो जो इंडिया है वो और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, उनके साथ एक्सपोर्ट कर रहा है, किसके थ्रू? आइडियाज स्कीम के थ्रू। तो अब पेपर में आइडियाज का फुल फॉर्म पक्का आएगा, ये देख लेना आप। आइडियाज है इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, इंडियन
डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम, ये आइडियाज का फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस वर्थ। अब यहां पर इंडस्ट्रियल स्टिमुलस वर्थ, फिर से पैकेज की बात हो रही है, 10.200 करोड़, मतलब 10,200 करोड़ जो है वो हम कह रहे हैं कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस है। और जब हम बात कर रहे हैं इसको थोड़ा सा और समझें तो नीचे वाला पॉइंट पढ़िए, वो कह रहा है फॉर कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, ऑन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन ग्रीन एनर्जी। तीनों की बात कर रहे हैं, तीन अलग अलग बातें कर रहे हैं कि कैपिटल एंड इंडस्ट्रियल स्टिमुलस है जिसका वर्थ 10,200 करोड़ है। हम कह रहे हैं इसमें जो कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर है इसको हम जो दे रहे हैं वो किस सेक्टर की बात हम यहां पे कर रहे हैं, तो डिफेंस इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसके साथ सेशन को मैं रैप अप करूंगी। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपने पूरा देखा है, फिर से बोल दूं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लैंग्वेज बैरियर है तो इंग्लिश वाला सेशन देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।